आज रेखा पूरे 4 साल बाद विदेश से भारत लौट रही थी। उसका मायका भारत में था जबकि वह स्वयं अमेरिका में रहती थी। लेकिन इतने समय बाद मायके लौटते हुए भी उसका मन उदास था। जैसे ही घर की गली में मुड़ी तो पुरानी सारी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। जिस जगह पर उसका सारा बचपन बीता था, आज इतने वर्षों के बाद उसी जगह को देखकर वह भावुक हो चुकी। मन में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही सामने से घर की चौखट को देखा तो उसे वह दिन याद आ गया जिस दिन इसी घर की चौखट से वह अपने पति के साथ बेइज्जत होकर बाहर निकली थी। दरअसल 4 साल पहले जब रेखा रोहन के साथ कोर्ट मैरिज करके घर पहुंची थी तो उसके भाई ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई थी और उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। और माता पिता को भी सख्ती से बोल दिया कि आज के बाद रेखा से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। वह हमारे लिए मर चुकी है और हम उसके लिए। उसके अपने माता पिता जो उस पर जान छिड़कते थे, अपने बेटे से ऊपर अपनी बेटी को रखते थे। लोक लाज के डर के कारण उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने उसका हाल चाल जानने की कोशिश तक नहीं की। इस नाराज़गी के पीछे भाई का अपना भी एक कारण था। दरअसल वह अपनी बहन की शादी अपने बॉस से करवाना चाहता था ताकि उसे जल्द से जल्द तरक्की मिल सके। लेकिन रेखा के इस कदम से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसी मनमुटाव के चलते अपने मायके से रेखा का रिश्ता टूट चुका था, परंतु 2 दिन पहले ही जब उसके भाई का फ़ोन आया तो पुरानी बातों की कड़वाहट दिल में फिर से उभर आई। आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, रेखा बोली। तभी सामने से उसके भाई प्रदीप की आवाज़ आई, रेखा अभी तक मुझसे नाराज़ हो क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज़ सुनकर रेखा का दिल भारी हो गया और आंखों से झमाझम आंसू गिरने लगे। फ़ोन पर पीछे से रेखा को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वह दिल दहला देने वाली आवाज़ें शायद उसकी माँ की थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसका भाई बोला, रेखा मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि पिताजी का देहांत हो चुका है और 1 हफ्ते बाद उनके 13वें की रस्म है। अगर संभव हो तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही जैसे एक पल को रेखा का दिल धड़कना ही बंद हो गया था। उसी समय उसने फ़ोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी कि इतने वर्षों के बाद अगर फ़ोन आया भी तो पिताजी की मृत्यु की खबर के साथ। लेकिन रेखा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी अजीब तरीके की आवाज़ें क्यों निकाल रही थी। रेखा का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति रोहन घर पहुंचा तो रेखा को जार जार रोता देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ रेखा, सब ठीक तो है? प्रदीप का फ़ोन आया था, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर रोहन ने रोती हुई रेखा को हौसला दिया और थोड़ा शांत करवाया। फिर रेखा बोली, हमें आज ही घर के लिए निकलना होगा। तो रोहन ने कहा, लेकिन रेखा मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन चल रही है, इसलिए मेरा जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर रेखा बोली, कोई बात नहीं, मैं आज शाम की फ़्लाइट से भारत चली जाती हूँ। तो रोहन बोला, लेकिन रेखा तुम अकेली कैसे? फिर रेखा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली को फ़ोन कर दूँगी, वह मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगी। तो रोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ ज़्यादा देर तक मत रुकना, जल्दी आने की कोशिश करना। अपने पति को अलविदा कहकर रेखा भारत जाने वाली फ़्लाइट में बैठ गई, परंतु समय तो जैसे काटे नहीं कट रहा था। रह रहकर पिता की याद और माँ की चिंता उसे खाए जा रही थी। फिर जहन में बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह बचपन में उसके पिता उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। भाई बहन में जब भी लड़ाई होती थी, माता पिता हमेशा रेखा का ही साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया था कि ये सब सोचते हुए उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि फ़्लाइट नागपुर पहुंचने वाली है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इतना सुनते ही रेखा की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन फिर 4 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को पिता की मृत्यु के गम की चादर ने ढक दिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा उसकी सहेली नीतू हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। रेखा और नीतू बहुत अच्छी सहेलियां थीं, जिन्होंने बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। हालांकि रेखा के विदेश जाने के बाद वे अलग हो गई थीं,
परंतु अक्सर फ़ोन पर वे दोनों एक दूसरे से खूब हालचाल बांटा करती थी। रेखा की शादी के बाद नीतू की भी शादी हो गई थी। उसके पति एक डॉक्टर थे। बहुत वर्षों बाद आज एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में आंसू छलक आए थे। चलो रेखा, गाड़ी में बैठो, पहले मेरे घर चलते हैं, नीतू ने कहा। तो रेखा बोली, नीतू, मैं तुम्हारे घर फिर आऊँगी, पहले मुझे माँ से मिलने उनके घर जाना है। ठीक है रेखा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते हुए नीतू ने गाड़ी स्टार्ट की और रेखा से सारा हालचाल पूछने लगी। बातचीत करते सफ़र कैसे कट गया पता ही नहीं चला। नीतू, मुझे यहाँ नुक्कड़ पर ही छोड़ दो, आगे मैं खुद चली जाऊँगी, कल मिलते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा गाड़ी से उतरी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। कानों में 4 साल पहले बोली गई अपने भाई की कड़वी बातें अभी तक गूंज रही थीं। घर के बाहर तक पहुंची तो आसपास पसरे सन्नाटे ने उसे संशय में डाल दिया। दिल को एक अनजाना सा डर सता रहा था। जैसे ही रेखा घर की घंटी बजाने लगी तभी उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वह अपना कदम अंदर रखने लगी, उसी समय माँ के कमरे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक किसी ने अंदर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। तभी लाल साड़ी पहने सजी धजी एक युवती पैर पटकते हुए उसे कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठी बूढ़ी महिला पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई जो दरवाज़ा तोड़ने पर तुली हो? तो एक बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर दुपक गई। उस बूढ़ी औरत के बाल बिखरे हुए थे, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। ये सारा दृश्य देखते हुए दरवाजे पर खड़ी रेखा की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसका शक यकीन में बदल गया और रोते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? माँ, ये क्या हो गया है तुम्हें? रेखा की आवाज़ सुनते ही उस युवती ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और तभी प्रदीप भी अपने कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे रेखा, तुम आ गई, आओ बैठो ना। फिर उस लाल साड़ी वाली युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सोनिया है, मेरी पत्नी। सोनिया, ये रेखा है, प्रदीप ने सोनिया से कहा। तो सोनिया बोली, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई, वह दरअसल आज तक कभी मिले नहीं ना, इसलिए। अरे सोनिया, तुम अभी तक खड़ी हो, रेखा के लिए चाय पानी लेकर आओ। कितनी दूर से आई है वह। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रेखा अभी तक स्तब्ध थी। फिर प्रदीप आंसू बहाता हुआ बोला, देखो ना रेखा, सारे मुसीबत के पहाड़ हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ देखो माँ की क्या हालत हो गई है। लेकिन माँ को हुआ क्या है और तुमने उन्हें कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो प्रदीप बोला, रेखा, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीमार तो वो पहले ही चल रही थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वह जैसे पागल सी हो गई हैं। जोर जोर से रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, खाना खाने के बाद भूल जाती हैं कि खाना खाया है। कभी कभी तो दिन में कई कई बार नहा लेती हैं और कभी नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती हैं। और हद तो तब हो गई जब वह कोई भी सामान उठाकर हम पर फेंकने लगी। अब तुम ही बताओ, हम उन्हें कमरे में बंद ना करें तो क्या करें? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, रेखा ने कहा। और प्रदीप के मना करने पर भी रेखा माँ के कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, मेरे पास मत आना। और पास पड़ा गिलास रेखा की ओर दे मारा। माँ की हालत को देखते ही रेखा सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ऐसी हालत में पहुँची तो पहुँची कैसे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, माँ, मैं रेखा हूँ, आपकी बेटी। रेखा की आवाज़ सुनते ही बूढ़ी माँ थोड़ी शांत हो गई। रेखा ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे और बाजुओं पर कुछ निशान थे जो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तभी प्रदीप बोला, देखा तुमने, ये खाना खाकर भूल जाती हैं और फिर कहती हैं कि किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। सुबह से 2 बार खाना खा चुकी हैं। अरे तो क्या हुआ, उन्हें फिर से भूख लगी होगी। ऐसा कहते हुए रेखा तुरंत रसोई घर में गई और अपनी माँ के लिए खाना पकाकर ले आई और बड़े प्यार से माँ को खाना खिलाने लगी। थोड़ा प्यार पाते ही बूढ़ी माँ एकदम शांत हो गई और खाना खाकर संतुष्टि महसूस कर रही थी, लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रही थी। फिर रेखा तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी।
उससे अपनी माँ की यह हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसका भाई बाहर आया तो वह पूछने लगी, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया? माँ की हालत इतनी ख़राब है तो उनका अच्छे से इलाज करवाओ। फिर प्रदीप आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने माँ को बहुत से डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उन्होंने माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन प्रदीप, पिताजी ने भी तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ तो पैसा वह भी देकर गए होंगे तुम्हें। अरे रेखा, इसी बात का तो रोना है। पिताजी ने अपनी सारी बचत एक एफडी के रूप में बनवा ली थी और उन्होंने वह एफडी और अपनी सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे हिस्से आया तो सिर्फ ये मकान और उनकी दुकान, वह भी पिताजी ने माँ के नाम पर की है। उनके बाद ही मकान और दुकान पर मेरा हक होगा। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं। बोलते बोलते प्रदीप के हृदय की कड़वाहट सामने आने लगी। अपने भाई की ये बात सुनकर रेखा तुरंत बोली, मुझे उनकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, बस तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। मेरी माँ ठीक रहे, मैं इसी में खुश हूँ। रेखा की ये बात सुनकर प्रदीप और उसकी पत्नी सोनिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उनकी मुराद पूरी होने जा रही हो। तभी प्रदीप बोला, रेखा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक जिम्मेदार बहन और बेटी हो। पिताजी की 13वीं के बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे। तुम ज़मीन के कागज़ों पर दस्तखत कर देना। प्रदीप और सोनिया को अपने मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। मन ही मन प्रदीप सोच रहा था कि लगे हाथ बाकी की जायदाद के कागज़ों पर भी अपनी पागल हो चुकी माँ के अंगूठे के निशान लगवा लूँगा और रेखा के जाने के बाद उन्हें किसी पागल खाने में छोड़ आऊँगा। अगले दिन जब रेखा अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। उसने मुड़कर देखा तो शांति आंटी अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठी थी। देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शांति आंटी उसकी माँ की अच्छी सहेली हुआ करती थी। उनके बुलाने पर रेखा थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। शांति आंटी के साथ अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते करते रेखा की आवाज़ रुआंसी हो गई। तभी आंटी ने कहा, रेखा बिटिया, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारे भाई और भाभी का किया धरा है। अक्सर तुम्हारे पिताजी के साथ प्रदीप की बहस हो जाया करती थी। झगड़ों की आवाज़ बाहर तक आती थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे, परंतु उनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवाया गया। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम तुम्हारी माँ से नौकरानियों की तरह करवाया जाता था। 2 दिन पहले तो कुछ लोगों ने घर से मारने पीटने और तुम्हारी माँ के रोने की आवाज़ें भी सुनी थी। ये बात सुनते ही रेखा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसी समय उसे माँ के चेहरे और बाजू के पर वह लाल निशान याद आ गए और मन बुरी तरह से बेचैन हो गया। फिर शांति आंटी ने कहा कि प्रदीप और सोनिया तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। कहीं जाते भी थे तो घर को ताला लगाकर जाते थे और ऐसी परिस्थितियों में तो अच्छा भला इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। ये सब बातें सुनकर रेखा ने अपनी सहेली के घर न जाना ही मुनासिब समझा और वापस अपने घर लौट आई। रह रहकर शांति आंटी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। 3 दिन बीत चुके थे और रेखा अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना सब रेखा ही कर रही थी। माँ की तबीयत में भी अब सुधार आने लगा था। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी का कहकर संबोधित किया तो रेखा के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई। इधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो सोनिया ने अपनी सास के कमरे में देखा और दौड़ती दौड़ती अपने पति के पास गई और बोली, तुम्हारी माँ तो आज भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ बातें भी कर रही है। अपनी माँ की ठीक होने की बात सुनकर प्रदीप हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने माँ को वह गोली नहीं दी? अरे कैसे देती, 3 दिन से तुम्हारी बहन उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रख रही है। खाने से लेकर उनकी साफ़ सफाई तक सारे काम वही करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा उन्हें गोली खिलाने का, सोनिया ने झुंझलाते हुए कहा। उसी समय प्रदीप ने एक शीशी में से गोली निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और फिर माँ का ध्यान रखने का ढोंग करते हुए बोला, माँ, ये विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाई तो कमज़ोरी आ जाएगी।
ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और चुपचाप खिसक गया। उसके आधे घंटे बाद रेखा ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ की हालत वापस पहले जैसी हो चुकी थी। उन्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया था। रेखा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ही प्रदीप ने माँ को कोई दवाई खिलाई थी। ये सोचते ही वह तुरंत उठकर रसोई घर में गई तो उसे वहाँ दवाई की एक शीशी रखी नज़र आई। उसने जल्दी से उस दवाई की फ़ोटो खींचकर अपनी सहेली के मोबाइल पर भेज दी और उसे उस दवाई के बारे में पता करने को कहा। इधर जब रेखा माँ के कमरे में आई तो उसने देखा कि माँ सो चुकी थी। उस समय रेखा स्वयं को बहुत ही लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पिता को याद करते करते उसने अपने पिता की अलमारी खोली और उनके कपड़े उठाकर देखते हुए पुरानी यादें ताज़ा करने लगी। अलमारी में देखते देखते उसकी नज़र अपने पिता की डायरी पर गई। उसने तुरंत वह डायरी उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। उस डायरी में उसके पिता ने रेखा और प्रदीप के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजोकर रखा था। तभी उसकी नज़र डायरी के पन्ने पर गई जिस पर लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी बेटी के नाम। रेखा ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, तुम जानती हो, जब तुम्हें इस घर से तुम्हारे भाई ने बाहर निकाला था, उस दिन मेरे और प्रदीप के बीच बहुत कहा सुनी हुई थी। मुझे माफ़ करना बेटा, उस दिन मैं कुछ नहीं कह सका। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था। मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन प्रदीप ने मेरे पैरों में लोक लाज की बेड़ियां डाल दी और मुझे रोक दिया। मैंने तुझे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो प्रदीप ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम दोनों में से एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा तो एक दिन मैंने जायदाद के बंटवारे की बात कही। मैं जायदाद में तुझे बराबर का हिस्सा देना चाहता था और इसी बात पर प्रदीप बौखला गया। उस दिन घर में खूब लड़ाई हुई। फिर तेरे भाई के सिर पर सोनिया से शादी करने का भूत सवार हो गया और मैंने कहीं से पता लगाया तो सोनिया और उसके घर वालों के बारे में मैं किसी ने भी अच्छी राय नहीं दी। सोनिया का चाल चलन भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने ये सब बातें तेरे भाई से कहीं और ये भी कहा कि जब रेखा ने लव मैरिज की थी तब तूने उसका विरोध क्यों किया था, तब लोक लाज बीच में कैसे आ गई थी और आज लोक लाज का ख्याल तुझे क्यों नहीं रहा। लेकिन वह तो सोनिया के प्रेम में इतना पागल था कि उसके खिलाफ एक शब्द सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर भी हाथ उठा दिया था। इतना पढ़ते ही रेखा भौचक्की रह गई। आज वह बहुत असहाय महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। आज उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही बोल उठी, दिल तो करता है कि अभी जाकर अपने भाई भाभी के मुंह पर जोरदार तमाचे जड़कर अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार का बदला ले लूं। लेकिन नहीं, जो कुछ इन लोगों ने किया है इसका बदला सिर्फ 2 तमाचों से नहीं लिया जा सकता। फिर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद मैंने अपनी जायदाद 2 हिस्सों में ही बांटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने सब कुछ प्रदीप के नाम कर दिया तो कल को वह हमें पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई भाभी हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वह बहुत समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरी बच्ची। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटी, तुम्हारा अभागा पिता। अपने पिता की डायरी में रखा पत्र पढ़कर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसने अपनी सहेली को फ़ोन किया। हेलो नीतू, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। तभी नीतू ने कहा, हाँ रेखा, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही लगी थी। मुझे इस दवाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रेखा ने फ़ोन रखा और तुरंत अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही रेखा नीतू के पास पहुंची तो नीतू ने हैरानी से उससे पूछा, रेखा, जिस दवाई की फ़ोटो तुमने मुझे भेजी थी वह दवाई किसके लिए है? तो रेखा ने कहा, वह दवाई मेरी माँ की है। मैं यही जानना चाहती थी कि क्या वह विटामिन की दवाई है या किसी और चीज़ की। तभी नीतू ने कहा, रेखा, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि ये दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने लगता है
और एक समय के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। रेखा को तो ये बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई इस हद तक भी गिर सकता है कि ज़मीन जायदाद के लिए अपनी माँ को पागल करने की कोशिश कर रहा है। उसी समय वह धम से सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी सहेली को बताई। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए। रेखा मन ही मन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी नीतू, और मुझे तो उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो नीतू बोली, रेखा मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम चिंता मत करो, बताओ क्या प्लान है। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर कुछ देर के बाद रेखा घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह रेखा ने अपने भाई प्रदीप से कहा, भाई पिताजी की 13वीं के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी, मेरी शाम की फ़्लाइट है। तभी प्रदीप शक पकाकर बोला, अरे पर मुझे तो तुमसे कागज़ों पर दस्तखत करवाने हैं, तुम्हें जाना है तो मैं पहले ही वकील साहब को फ़ोन कर देता हूँ। पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होते ही तुम ज़मीन के कागज़ों पर दस्तखत कर देना और फिर चली जाना। नियत समय पर पंडित जी पहुँच गए और 13वीं की क्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की और फिर लोग माइक पर आकर उनके बारे में अपने अच्छे विचार व्यक्त करने लगे। फिर प्रदीप उठा और अपने माता पिता को अपना भगवान बताते हुए उनके विषय में अच्छा बोलने लगा। रेखा का एक मन तो हुआ कि उसी समय उठे और प्रदीप की असलियत जग जाहिर कर दे, परंतु उस समय उसने स्वयं पर काबू रखा। शायद वह किसी का इंतजार कर रही थी। प्रदीप सब लोगों के सामने अच्छे बनने का ढोंग कर चुका था। थोड़ी देर बाद रेखा ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए बोलना शुरू किया। तभी उसकी नज़र प्रदीप पर पड़ी। प्रदीप के साथ वकील साहब बैठे हुए थे और उसे सारे कागजात दिखा रहे थे। रेखा की आंखें आंसुओं से भर उठी थी। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा तो नीतू अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अब रेखा का हौसला बढ़ चुका था। अपने पिता के बारे में बोलने के बाद रेखा ने कहा, मुझे आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। आप लोग शायद जानते नहीं कि मेरे भाई की नज़र में मेरी औकात केवल एक टुकड़ा ज़मीन है। रेखा की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर रेखा बोली, जी हाँ, वह ज़मीन जो मेरे पिताजी मेरे नाम पर करके गए थे, उसी ज़मीन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अगर वह ज़मीन मेरे नाम पर ना होती तो मुझे तो ये भी पता ना चलता कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उसी समय उसका भाई प्रदीप खड़ा हो गया और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। फिर रेखा बोली, ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो कि माँ बाप की ज़मीन या जायदाद पर बेटियों का हक नहीं होता। अरे हम बेटियाँ तो अपना हक केवल इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से इतनी बात तो साफ है कि मेरा मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, और जो बीते कुछ समय से तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी माँ और पिताजी के साथ किया, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी एक एक हरकत का हिसाब होगा। रेखा को ऐसा बोलते देख प्रदीप उसके पास जाकर उसे धमकाते हुए बोला, रेखा, तुम जो बोलने के लिए यहाँ आई थी वही बात बोलो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कोई फालतू बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सोनिया प्रदीप के पास आई और उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर रेखा को बोली, दीदी, आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों खोल रही हैं? अगर यहाँ आप घर के झगड़े लेकर बैठ जाएंगी तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? फिर रेखा ने कहा, अरे वाह, जिन लोगों के कारण मेरे पिता इस दुनिया से तड़प तड़प कर विदा हुए, वही लोग आज उनकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगी। आखिर सबको पता लगने दो कि एक ज़मीन का टुकड़ा इंसान को किस हद तक गिरा देता है। फिर रेखा ने अपने पर्स से वह दवाई निकाली और बोली, ये देखिए, ये वही दवाई है जो मेरे भाई भाभी माँ को देते थे, और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये दवाई नहीं बल्कि एक जहर है जो इंसान को पूरी तरह पागल बना देता है। ये क्या बकवास कर रही हो रेखा? ये सब तुम्हारी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। अरे प्रदीप, अभी तो पिताजी की डायरी पढ़ना भी बाकी है।
रेखा ने कहा तो प्रदीप और सोनिया सकते में आ गए। तभी सोनिया ने प्रदीप को चुपचाप वहां से खिसक चलने के लिए इशारा किया। जैसे ही वे दोनों वहां से निकलने लगे उसी समय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और प्रदीप और सोनिया को पकड़ लिया। यहाँ से चुपचाप खिसक रहे थे। ज़मीन अपने नाम नहीं करवानी तो रेखा ने वकील साहब के हाथ से वह कागज़ लिए जिन पर प्रदीप उसके हस्ताक्षर करवाना चाहता था और सारे सबूत पुलिस के हाथ में दे दिए। फिर नीतू के डॉक्टर पति ने दवाई की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। प्रदीप और उसकी पत्नी सोनिया की रचाई साजिश धरी की धरी रह गई। धोखेबाज पति पत्नी को कोर्ट द्वारा 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और संपत्ति का फैसला रेखा के हाथ में दिया गया। लेकिन रेखा को संपत्ति का कोई लालच नहीं था। माता पिता का पुश्तैनी घर और दुकान उसने अपने भाई को ही दे दी क्योंकि वो किसी का हक रखना नहीं चाहती थी और अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर मिले पैसे को वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम में बांट दिया और अपनी माँ को लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो गई। अमेरिका ले जाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।